नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सी लैंग्वेज के। लास्ट लेक्चर में हमने सिंटैक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सी, हिस्ट्री ऑफ सी और सी के अंदर व्हाइल टाइपिंग द प्रोग्राम हम क्या क्या यूज करने वाले हैं ये सब हमने सीखा है। अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है सिंगल लाइन कमेंट से। इसमें हम देंगे प्रोग्राम का हेडिंग। सपोज हमने यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, अभी जैसे हम लोगों को हमने पढ़ा था कि हेडर फाइल के अंदर अभी हम यूज करेंगे stdio.h। इसके अंदर होता है printf and scanf का डेफिनेशन। और एक फाइल लगेगी हमें प्रोग्राम के अंदर, वो होती है conio.h। तो इसमें लगेगा हमें, इसके अंदर होगा clear scan and getch का फंक्शन। जैसे हमने देखा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, उसके बाद इमीडिएटली होता है डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ, आपको प्रोग्राम में जो जो चाहिए वो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी हमें करना है सम ऑफ टू नंबर्स, तो पहले हमें दो नंबर तो लगेंगे नो डाउट, लेकिन सम स्टोर करने के लिए और एक वैल्यू लगेगी। तो हियर वी रिक्वायर्ड थ्री वेरिएबल्स। सपोज हमने नाम लिया n1 into n सम। यू कैन टेक और यू कैन अज्यूम एनी नेम फॉर वेरिएबल्स। ओके, अभी हमने क्लियर स्कीम फंक्शन लिया। उसके बाद होता है इनपुट पार्ट। अभी इनपुट में पहले हमें यूजर को मैसेज देना पड़ेगा, एंटर टू नंबर्स। ओके, इसके बिगिनिंग में या एंड में हम स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था स्किप सीक्वेंस। फिर होता है स्कैनफ फंक्शन। इसमें सिंटेक्स पहले फॉर्मेट देना पड़ेगा, हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है इसलिए %d और दो वैल्यूज चाहिए, देयरफॉर टू टाइम्स %d। पहली वैल्यू स्टोर होनी चाहिए एट द एड्रेस ऑफ n1 और दूसरी वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ n2। ओके, उसके बाद आनी चाहिए प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग कैसी होगी, सम इक्वल टू n1 प्लस n2। ओके, नाउ डिस्प्ले द रिजल्ट। अभी इसमें हम पहले मैसेज देंगे सम ऑफ नंबर्स। हमने जो सम कैलकुलेट की वो भी एक वैल्यू है, जैसे मैंने बोला था कि वैल्यू लेने के लिए और वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए इन बोथ केसेस वी यूज अ फॉर्मेट। तो यहाँ पे भी हमें लगेगा फॉर्मेट सम। सम का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, अभी पहले आप प्रोग्राम सेव करो बाय यूजिंग द एक्सटेंशन .c, बिकॉज सी एंड cpp के प्रोग्राम एक एडिटर के अंदर होते हैं। यहाँ पे हमारा एडिटर है टर्बो सी फॉर विंडोज 7। ओके, नाउ सेव द प्रोग्राम, गिव एनी नेम टू प्रोग्राम। सपोज ये हमने नाम दिया समनम.c। ओके, और ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सी ड्राइव में टर्बो सी 3 के बिन के अंदर स्टोर हो रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट पाथ है। ओके, नाउ first compile it by using alter F9 command, or you can also compile it by using this menu compile, but always for fast execution use the shortcut keys। तो अब हम प्रेस करेंगे alter plus F9। लेकिन ठीक से ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वार्निंग आ रही है। लेट अस सी द वार्निंग। तो ये वार्निंग है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, जो भी हमने ये वाला एक प्रोग्राम सब लिखा है एक फंक्शन के अंदर है। कौन से फंक्शन के अंदर है, मेन के अंदर। तो प्रोग्रामिंग का एक रूल होता है, जब भी आप फंक्शन लिखते हैं तो उसमें कुछ रिटर्न करो या उसमें कुछ रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देना है तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी सपोज हमें ये वार्निंग नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न लिख सकते हैं। तो देखो ये वार्निंग चली जाएगी, जीरो वार्निंग जीरो एरर्स। अगर आपको लगता है यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे मेन का बिगिनिंग वर्ड से करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, वर्ड का मीनिंग होता है नो रिटर्न टाइप। तो इससे भी आप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं वर्ड मेन से, तो वार्निंग चली जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम रन करेंगे कंट्रोल F9 से। हियर इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, पुट एनी टू नंबर्स, आपको रिजल्ट आएगा। सपोज मैंने अभी नंबर डाले 100
एंड 200, क्या आएगा रिजल्ट? सम कितना आने वाला है? यस राइट, 300। सपोज अभी मैंने डाले 10,000 एंड 30,000, कितना आएगा सम? यस, 40,000। लेट अस सी क्या हुआ। ये हमारा सम आया गार्बेज, इसको हम बोलते हैं गार्बेज। जैसे हमने पढ़ा था वेरिएबल के अंदर, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या होता है? गार्बेज वैल्यू होता है। फिर ऐसे क्यों? बिकॉज सम का जो आउटपुट आया था वो था 40,000 एंड 40,000 इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंटीजर, इसलिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आई। तो जब भी आप इनपुट देते हैं प्रोग्राम के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है, और वो हमारे इंटीजर के अंदर या हमारे टाइप के अंदर के रेंज में है कि नहीं। इसलिए जब भी आप इनपुट देंगे तो ऐसा दो कि जो आपके रेंज के अंदर बैठने वाला है। ओके, बाकी आप कुछ भी इनपुट दो, आपको प्रॉपरली आउटपुट मिलेगा। ओके, बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम आप और असाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सम का किया है, आप लोग करो मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का आप लोग कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो नंबर लो और एक ही प्रोग्राम के अंदर फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब प्रोग्राम जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के प्रोग्राम है। इसके अंदर हम थोड़ा सा हेडिंग चेंज करते हैं, इसको और चेंज करेंगे। सपोज हमें करना है प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप ही लोग अभी देखो कि क्या क्या चेंज आने वाला है। आपको पता है अभी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो वी रिक्वायर लेंथ एंड ब्रेड्थ। फिर आप ही बताओ कि वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल कैसे लो? जो लॉजिक को मैच होता है। जैसे n1 के इंस्टेड ऑफ n1 हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेंथ को और यहाँ पे ब्रेड को, और क्या निकालना है हमें? एरिया, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैसेज भी क्या आना चाहिए? मैसेज इज आल्सो मैच टू द लॉजिक, देयरफॉर एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। अभी वैसे ही यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए हमारा जो वेरिएबल है वही कैरी करो। फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये सब स्टोर होना चाहिए एरिया के अंदर। और यहाँ पे हम देंगे मैसेज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सपोज बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे समी रख दिया और आपने प्रोग्राम को सेव किया और कंपाइल किया तो एक एरर आएगी। वो एरर क्या होगी? एरर इज द अनडिफाइंड सिंबल सम। लेकिन ये जो एरर है इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाइल टाइम एरर। ओके, क्योंकि सम को हमने देखो कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है और आप उसको डायरेक्टली ऐसे किसी भी वेरिएबल को आप डायरेक्टली सी के अंदर यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड सिंबल सम। आप कितना भी ट्राई करेंगे ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। फिर करेक्शन करो, जो वेरिएबल दिया है वही लो। ओके, तो ये जो किया हमने ये था सिंपली अ सिंटैक्स एरर। अभी सपोज कुछ लॉजिकल एरर देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एंड आप भूल गए और कंपाइल किया तो सॉरी, यहाँ पे हम एरिया देखते हैं, सेव। ओके, अभी यहाँ पे हमने सेम प्रोग्राम को रन किया था, लेन डाली और बीट डाली, तो कितना आ गया? एरिया क्या आया? गार्बेज आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम है? जब हमने ब्रीट एंटर किया तो प्रॉपर यूज स्टोर हुआ, लेकिन ये प्रॉपर स्टोर नहीं हुआ, तो उसने क्या किया? लेन का गार्बेज वैल्यू यूज किया। तो इसको हम लॉजिकल एरर भी बोल सकते हैं। अभी लॉजिकल एरर कभी भी कंप्यूटर आपको नहीं बताने वाला है, ये आपको खुद को ही सर्च करना है कि क्या एरर है। अभी सेम वैल्यूज डालते हैं हम, हियर इज द आउटपुट। और एक एरर आती है अभी, जो हमने एरर देखी वो कंपाइल टाइम एरर देखी, लॉजिकल देखी। सपोज यहाँ से यहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक हो जाती है बाय
मिस्टेक क्लियर स्क्रीन का कुछ स्पेलिंग हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो देखो वही पहले कंपाइल होगा। आप फिर से याद करो, हमने वो डायग्राम देखा था, हाउ टू रन और हाउ टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम। उसका प्रोसेस क्या था? पहले डॉट सी से सेव करो, फिर उसको कंपाइल करो, फिर उसकी ओबीजे फाइल बनती है और फिर उसको हम लिंक करते हैं। तो अभी हमारी ओबीजे फाइल बन गई लेकिन अभी तक लिंक नहीं हुई है। अभी लिंक कब होगी? जब वो हम ओबीजे फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कंट्रोल F9 प्रेस करो, देखो यहाँ पे एक एरर आई और इस एरर का टाइप भी देखो ठीक से कौन सी है, लिंकिंग एरर। ओके, तो फिर ये आपको देखनी पड़ती है क्योंकि आप कितना भी एंटर करेंगे, क्या कुछ करेंगे तो वो पॉइंट नहीं करेगा। तो क्या दिख रहा है? अनडिफाइंड सिंबल। तो इसका मतलब उसको फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो कब नहीं मिल रहा है उसको? अगर उस नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आप कंपाइलर एरर भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे आप स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे प्रोग्राम भी देख सकते हैं। अभी सर्कल के अंदर आपको पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर 3.14 यूज कर सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, वो तो हमें चेंज नहीं करनी है। और सिर्फ रेडियस के लिए, रेडियस और एरिया के लिए वेरिएबल ले सकते हैं। वैसे आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ऐसे प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। सपोज हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट। फिर से हमें यहाँ पे दो हेडर फाइल चाहिए। नाउ प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा बाय यूजिंग मेन। अभी मार्कशीट के लिए क्या क्या वेरिएबल चाहिए? तो जैसे हमें पता है मार्कशीट के लिए हमें लगता है रोल नंबर। तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं, रोल नंबर। उसके बाद मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट लिए सपोज हमने, और टोटल चाहिए। मार्कशीट के लिए और एक चीज चाहिए कैरेक्टर के अंदर, लेकिन मैंने बोला जैसे कि हमने सिर्फ एस नेम बोला तो सिंगल कैरेक्टर ही अवॉइड करेगा, अलाउड करेगा। अगर हमें सेट ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट में उसका मैक्सिमम साइज दो। उसके बाद हमें चाहिए फ्लोट के अंदर परसेंटेज। ओके, अभी इसमें इनपुट क्या क्या है? इसमें इनपुट है रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड नेम, इतना ही इनपुट है। तो पहले हम इनपुट दे देते हैं। जो वेरिएबल है वही कैरी करो। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट एडिट के अंदर है। यहाँ पे एस नेम आएगा नो डाउट, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या आने वाला है? सेट ऑफ कैरेक्टर। इसलिए हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग परसेंटेज। उसके बाद we need here marks of 3 subject। तो पहले मार्क्स स्टोर होने चाहिए at the address of S1 followed by at the address of S2 and then finally at the address of S3। ओके, अब ये हुआ हमारा इनपुट पार्ट। अभी प्रोसेस करो। टोटल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, देन परसेंटेज इज इक्वल टू, सिंपली करते हैं हम, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। फॉर एक्यूरेसी हम यहाँ पे लेंगे 3.0। चलो अभी प्रिंट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिंपली टोटल एंड परसेंटेज प्रिंट करती हूँ। आप लोग रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट सब एज आउटपुट भी प्रिंट कर सकते हैं।
अभी इसका फॉर्मेट क्या आने वाला है, परसेंट फ्लोट के अंदर, इसलिए एफ। अभी इसको भी सेव करो। ओके, कंपाइल करो, 0 एरर्स, और एग्जीक्यूट करो। एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, आउट ऑफ 100 है। ये देखो, यहाँ पे आया हमारा टोटल एंड परसेंटेज। अगर आपको जीरो आपको कंट्रोल करना है, इतने डिजिट नहीं चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे मॉडिफायर लिख सकते हैं। अगर आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए तो .2f, तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। फिर से सेव करते हैं और रन करते हैं। Here is the percentage 78.67। ओके, तो इसे आप लोग और अलग अलग असाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे पे स्लिप ऑफ एम्प्लॉय, उसके अंदर आप ले सकते हैं एम्प्लॉय कोड, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी। उस पर से आप लोग निकाल सकते हैं बोनस, विच इज फॉर एग्जांपल 40% ऑन सैलरी। फिर फाइनली आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी, वो होगी बेसिक प्लस बोनस, और बोनस को भी प्रिंट करना है और सैलरी को भी प्रिंट करना है। ये असाइनमेंट का आप कर सकते हैं। और एक असाइनमेंट आप लोग कर सकते हैं, जैसे बिल ऑफ आइटम, उसके अंदर डिटेल्स आएंगे, आइटम कोड, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, प्राइस। इस पर फिर आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट सपोज हमने लिया 30% ऑन अमाउंट, पहले अमाउंट निकालो, उसके बाद डिस्काउंट निकालो, और डिस्प्ले करने के टाइम आप लोग आइटम कोड, नेम, क्वांटिटी, जैसे बिल होता है ना वैसे पूरा आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे एक सिंपल सिंपल ओनली द प्रोग्राम टू परफॉर्म और टू हैंडल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम कर सकते हैं। और आगे आगे हमें और एक प्रोग्राम देखना है, वो थोड़ा लॉजिकल होगा। तो देखो, सपोज मैंने हेडिंग दिया प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। अभी स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने N1 के अंदर दिया हुआ है 10 और N2 के अंदर दिया हुआ है 20, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए N1 के अंदर 20 और N2 के अंदर 10। लेकिन अभी कैसे स्वैप करेंगे, इस वैल्यू को इंटरचेंज कैसे करेंगे। आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, N1 इक्वल टू N2, N2 इक्वल टू N1, लेकिन ऐसे नहीं चलने वाला है। वाई, बिकॉज आपको मम्मी ने घर पे बोला कि दो टिफिन है या 2 कंटेनर है, उसको एक्सचेंज करो, एक में मैंगो जूस है और एक में ऑरेंज जूस है। फिर आप क्या करेंगे, एक के अंदर एक तो नहीं डाल देंगे ना, फिर आपको लगेगा और एक एम्प्टी कंटेनर। पहले आप क्या करेंगे, एक जूस को कंटेनर के अंदर एम्प्टी कर लेंगे, फिर दूसरी जूस को पहले जूस के कंटेनर के अंदर डाल देंगे, और बाद में जो कंटेनर के अंदर वो दूसरे जूस के अंदर डालेंगे। तो वैसे हमें करना है यहाँ पे, दोनों दोनों ही वैल्यू हमारी फिल है, इसलिए हमें तीसरा कंटेनर लगने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंपली लेंगे टेम्पररी वेरिएबल। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, पहले N1 का वैल्यू टेम के अंदर जाएगा, फिर N1 में N2 का वैल्यू आना चाहिए, और N2 में हमें चाहिए टेम का वैल्यू, क्यों, क्योंकि N1 का वैल्यू टेम के अंदर है। ओके, जैसे हम अगर 2 जूसेस के ग्लास हमें एक्सचेंज करने हैं, तो जैसे हमें तीसरा कंटेनर लगने वाला है, और तीसरा क्यों लगने वाला है, क्योंकि दोनों ग्लास फिल हुए। अगर एक एम्प्टी होता तो हम डायरेक्टली एम्प्टी कर देते दूसरे ग्लास को। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको कॉपी करना है नंबर 1 कॉपी टू नंबर 2, तो उस केस में फिर आपको सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए। लेकिन अगर स्वैपिंग या इंटरचेंज करना है, तो इस केस में फिर आपको 3 वैल्यूज लगेंगे। तो देखते हैं हम कैसे आएगा प्रोग्राम। अगर आप प्रॉपर डॉट सी से सेव करते हैं प्रोग्राम, तो ये हेडर फाइल नहीं दिए तो भी चलती है, लेकिन ये अच्छी हैबिट है कि हर एक प्रोग्राम के लिए आप उसकी रिस्पेक्टिव हेडर फाइल दो।
बिकॉज सीपीपी के अंदर आपको ऐसे अलाउड नहीं है डायरेक्टली प्रोग्राम टाइप करना विदाउट हेडर फाइल। तो यहाँ पे हमें लगने वाले हैं 2 नंबर्स n1 n2 एंड 1 मोर टेम्पररी वेरिएबल। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। पहले हमें चाहिए 2 नंबर्स। ओके अभी प्रोसेस कैसे आएगी? टेम इज इक्वल टू n1। पहले हमने ऑरेंज जूस को खाली कर दिया, अभी ऑरेंज जूस में हमें चाहिए मैंगो जूस, तो n2 का वैल्यू लिया और n2 के क्लास के अंदर हमें चाहिए ऑरेंज जूस और किसके अंदर है? टेम के अंदर है। ऐसे हमने नंबर 1 की वैल्यू ली जो टेम में स्टोर हो गई है। अभी उसको प्रिंट करो। कॉमा प्रोग्राम क्लोज होगा गेट सेज फंक्शन से, क्योंकि ये फंक्शन हमें डिस्प्ले करता है आउटपुट। ओके कंपाइल करो, राइट एंड एग्जीक्यूट करो। तो हमने दिया 100 200, तो आफ्टर स्वैपिंग आएगा 200 100। गॉट इट? ओके अभी हमने जो प्रोग्राम्स देखे सारे वो थे मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन के। लास्ट प्रोग्राम्स के अंदर हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैंडल किए हुए हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। इसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमें यूज करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में होता है लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू और नॉट इक्वल टू भी होता है। फिर हमें देखने लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, और कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। तो पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एंड और। डबल डबल आप n% लिखेंगे तो उसका मतलब होता है एंड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलते हैं ना एंड, ए बी और ओ बी और ओ बी, वैसे एंड का होता है। आपके पास अगर नंबर ऑफ कंडीशन है तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, अगर सब कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी वो ट्रू रिजल्ट देगा, otherwise it will return the false result. If all the conditions satisfied according to the criteria, then only it will return the true result. जैसे फॉर एग्जांपल इसका ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। जैसे आपके पास नंबर ऑफ एक्सप्रेशन है और आपको रिजल्ट चाहिए, एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, सेकंड ट्रू है, n नंबर ट्रू है, देन नो डाउट यू विल गेट द ट्रू रिजल्ट। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, सेकंड ट्रू है और सिर्फ n नंबर का फॉल्स है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये एंड है, ये क्या करेगा? सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ अगर ट्रू है तो ही ट्रू देगा। तो अब ये क्या रिटर्न करने वाला है? फॉल्स। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है और नेक्स्ट ट्रू है, फिर भी फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, बाकी के एक्सप्रेशन ट्रू है, देन आल्सो फॉल्स रिजल्ट। और नो डाउट इफ ऑल द एक्सप्रेशन रिटर्न्स फॉल्स देन फॉल्स रिजल्ट। अभी इसके ऑपोजिट होता है और क्या करता है? कोई भी एक एक्सप्रेशन आउट ऑफ द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, कौन सा भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू रहा तो ट्रू रिजल्ट, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट। जैसे देखिए यहाँ पे अगर सब ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, लेकिन n नंबर ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट। यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, सेकंड नंबर ट्रू है, n नंबर फॉल्स है तो ट्रू रिजल्ट। 1 नंबर ट्रू, second one is both are second and end numbers, all the expressions are false, then true result. And if all the expressions are false, then only false result। नहीं तो फिर वो हर टाइम क्या देगा? ट्रू रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास छोटा सा प्रोग्राम है। सपोज n1 का वैल्यू 10 है और n2 का वैल्यू 20 है और हमें आंसर चाहिए। अगर हमने ऐसे लिखा n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड n2 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो ये दोनों कंडीशन का ये क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ।
तो ये क्या चेक करेगा, n1 का वैल्यू 10 से बड़ा चाहिए या इक्वल चाहिए, एंड n2 का वैल्यू 10 से बड़ा चाहिए और इक्वल चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी दोनों में केस में क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू है ना, n1 ग्रेटर नहीं लेकिन इक्वल टू तो है, n2 भी ग्रेटर लेस नहीं लेकिन इक्वल टू तो है। ओके, अभी इसमें क्या होगा, वो ये चेक करेगा पहली कंडीशन, इसका मतलब पहला एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो हमें क्या आएगा, ट्रू रिजल्ट। ट्रू का मतलब क्या, 1, तो आंसर क्या आएगा 1। सपोज आपने ये प्रोग्राम अलग अलग टाइप से किया, आप क्या करो, यहाँ से इक्वल टू निकाल दो। अगर हमने यहाँ से इक्वल टू निकाल दिया तो पहला वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होगा और दूसरा वाला ट्रू होगा, लेकिन एंड है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक भी कौन सा फॉल्स हुआ तो आपको क्या आएगा, जीरो रिजल्ट आएगा। या फिर आप इसमें नेस्टेड स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला n1 प्लस n2 इज ग्रेटर देन 50 एंड n1 इंटू n2 इज लेस देन 100, तो ऐसे भी वो कंजेशन में आपको आंसर देगा। वो पहले क्या करेगा, ब्रैकेट दीजिए यहाँ पे, वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा ट्रू की फॉल्स है। ऐसे आप नेस्टेड भी दे सकते हैं, जैसे एक ब्रैकेट में आपने एक कंडीशन दिया, फिर जो आउटर ब्रैकेट होगा उसके अंदर और एक कंडीशन दीजिए और उस आउटर पूरे आउटर ब्रैकेट को एंड लिख के उसके कंजक्शन में और एक कंडीशन दीजिए। ऐसे भी आप अलग अलग टाइप से सब प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1 और डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीमेंट बाय 1। इसका मतलब जब हम प्लस प्लस लिखते हैं तो वो वैल्यू एक से बढ़ जाती है और यहाँ से एक से वो कम हो जाती है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले प्री, अभी ये जो रूल है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ये रूल कब होते हैं, जब आपको वो वैल्यू या वो स्टेटमेंट किसको असाइन करना होता है तभी ये रूल होते हैं। जैसे सपोज मेरे पास है x इक्वल टू 10 और मैंने अगर उसको प्री इंक्रीमेंट बोला x x प्लस x प्लस प्लस x, तो उसका वैल्यू 11 ही आएगा। या मैंने बोला x प्लस प्लस, फिर भी उसका वैल्यू 11 आएगा। इसका मतलब मैं प्री यूज करूंगी या पोस्ट यूज करूंगी तो उसका वैल्यू 11 ही आएगा। फिर ये क्या है, तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स किसके लिए, अगर आप वो वैल्यू को किसी और वैल्यू को उसको असाइन करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने लिया x इक्वल टू 10 और y लिया है। अभी यहाँ पे आप लोग क्या करें, प्री इंक्रीमेंट लिख रहे हैं, तो प्लस प्लस x किसको असाइन कर रहे हैं, आप y को। अभी जब ऐसे असाइन करते हैं तब ये रूल आता है। अगर हम प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो उसका वो क्या करता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन असाइन। देखिए फिर से यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है तो वो क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। तो x का वैल्यू क्या है 10, इसका मतलब x में पहले इंक्रीमेंट होगी, तो x की वैल्यू हो गई 11 और फिर वो y को असाइन होगी। इसका मतलब अगर आप जब ये प्रोग्राम करेंगे और आप देखेंगे तो x इक्वल टू भी 11 आएगा और y इक्वल टू भी 11 आएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है पोस्ट फिक्स, जैसे हुआ प्रीफिक्स, या इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स और इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सुफिक्स। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट असाइन एंड देन इंक्रीमेंट। इसका मतलब सपोज मैंने ये वाला स्टेटमेंट चेंज किया और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा x प्लस प्लस। देखिए अभी इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू 10 है और y अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट असाइन एंड देन इंक्रीमेंट। इसका मतलब x का जो ओरिजिनल वैल्यू है 10 और y को पहले असाइन होगा, तो y हो गया 10 और उसके बाद x इंक्रीमेंट होगा, तो x कितना हो गया 11, तो y 10 आएगा और x 11 आएगा। ओके, अभी यही स्टेटमेंट आप अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। जैसे यही पे स्टेटमेंट पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 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 x, फिर देखिए इसका आंसर क्या आता है। या जो इंक्रीमेंट के लिए रूल है ना वही सेम डिक्रीमेंट के लिए भी है, फिर देखिए इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो ऐसे आप अलग अलग से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको चीज ठीक से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अलग अलग आंसर आ सकता है। फिर आप ऐसे भी चेक सकते हैं, पहले ए एक्सप्रेशन किसी और का असाइन करो, फिर ए किसी और का असाइन करो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ प्रिंट है, सपोज परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी,
कॉमा एक्स कॉमा, या फिर मैं यहाँ पे बोलती हूँ प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस कॉमा एक्स। अभी देखिए इसका आंसर क्या आ सकता है। अभी एक्स का वैल्यू 10 है ना, ओके। तो आप क्या बोलेंगे, पहले प्लस प्लस एक्स होगा, ओके। इसका मतलब एक्स ए वाला कितना होगा, 11। फिर ए 11 वैल्यू इसको जाएगी, तो ये पहले आसाइन था, तो ये भी कितना हो गया 11। और फिर ये कितना आएगा, क्योंकि ये पूरा जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसको 12 जाएगा। लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि आप जब भी प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। इसलिए क्या होगा, एक्स का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10 यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस आसाइन है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ट्राई करके देखिए और देखिए आंसर क्या आता है। उसके बाद हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अभी कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कंडीशनल को ही हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो अभी इसमें दो पार्ट होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का साइन। एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट नहीं है, तो कंडीशन अगर आपको कोई चेक करनी है तो, और ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आपको चाहिए, तो फिर आप कंडीशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, यहाँ पे पहले हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे होता है ट्रू रिजल्ट, और कॉलन के बाद होता है फॉल्स रिजल्ट, ओके। तो फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक वेरिएबल है मैक्स, दो नंबर हमने लिए हुए हैं, नंबर 1 नंबर 2। अगर हम नंबर 1 के अंदर कुछ डालते हैं और नंबर 2 के अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं तो ये चेक करेगा। अगर नंबर 1 का वैल्यू नंबर 2 से अगर ग्रेटर है तो वो नंबर 1 का वैल्यू मैक्स में स्टोर करेगा। अगर सपोज नंबर 1 स्मॉल है तो नंबर 2 का वैल्यू मैक्स में स्टोर करेगा। इसका मतलब क्या, हर एक आप कैसे भी वैल्यू डालो, आपको हर टाइम क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे कंडीशनल ऑपरेटर बहुत कम जगह हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको बोला कि कुछ वैल्यू चेक करो विदाउट इफ स्टेटमेंट, तो फिर आप कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रोग्राम आप करके देखिए खुद, और इसका आंसर चेक कीजिए। इसमें भी आप नेस्टेड लिख सकते हैं। नेस्टेड के अंदर फिर आप सपोज पहली वाली कंडीशन आपने यहाँ पे ब्रैकेट दिया, एंड डाला, फिर दूसरी कंडीशन डाली, और फिर वो चेक करेगा। अगर एंड है, अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू रिजल्ट दिखाएगा, और फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स। ऐसे आप एंड और टर्नरी ऑपरेटर एक साथ भी नेस्टेड के केस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ओके। और ये प्रोग्राम आप करके देख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू डालिए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क यहाँ ही आना चाहिए, क्योंकि पहले कंडीशन होती है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू पार्ट, कॉलन के बाद फॉल्स पार्ट होता है, ओके। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये वहां से हम स्टार्ट करेंगे सब हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे इफ है, इफ एल्स, स्विच, लूप एक्सेट्रा, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। धन्यवाद।